मतलब सोचिए जरा, एक देश है जो अपनी ऐतिहासिक संस्कृति का जश्न मना रहा है। राजा रवि वर्मा की एक सदियों पुरानी पेंटिंग के लिए अभी हाल ही में एक नीलामी में 167 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये अपनी विरासत के प्रति एक बहुत गहरा सम्मान है। हाँ, लेकिन ठीक उसी दिन एक और खबर आती है। एक वैश्विक खेल रिपोर्ट सामने आती है जो बताती है कि वही देश ट्रैक और फील्ड एथलीटों के बीच धोखाधड़ी मतलब डोपिंग के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गया है। ये कैसा विरोधाभास है ना, जो किसी भी समाज की दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयों को एक साथ उगाड़ कर रख देता है। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ कला का सबसे ऊंचा मूल्यांकन और दूसरी तरफ खेल के मैदान पर नैतिकता का सबसे निचला स्तर। हाँ, और असल में यही विरोधाभास आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी है। जी 5 और 6 अप्रैल 2026 के जो ताज़ा सरकारी गज़ट हैं, रक्षा बुलेटिन हैं या आर्थिक समाचार हैं, जब हम इन स्रोतों को खंगालते हैं तो एक बात बहुत ही स्पष्ट होकर उभरती है कि देश इस वक्त एक बहुत बड़े सिस्टम अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा सिस्टम अपग्रेड। और ये अपग्रेड केवल मशीनों या सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। ये हमारी सीमाओं, अंतरिक्ष मिशनों, आर्थिक ढांचों और यहाँ तक कि जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं उनमें भी हो रहा है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा में हम केवल सतही खबरें नहीं पढ़ेंगे। हमारी कोशिश उन कारणों और तंत्रों को समझने की है, मतलब हाउ और वाई को समझने की है, जो इस पूरे बदलाव को ड्राइव कर रहे हैं। और अगर हम इन स्रोतों पर गौर करें ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक ग्रिड की तरह देखें, तो इसकी शुरुआत होती है हमारी सीमाओं और जो भू राजनीतिक हलचलें हैं उनसे। तो चलिए इसी ग्रिड के सबसे बाहरी हिस्से से शुरू करते हैं। जब किसी पड़ोसी देश में नेतृत्व बदलता है तो उसका सीधा असर हमारी रक्षा रणनीतियों पर पड़ता ही है। बिल्कुल पड़ता है। हाल ही में हमने देखा कि म्यांमार की राष्ट्रीय विधायिका ने मिन आंग ह्लाइंग को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना है। जी। और म्यांमार के साथ भारत एक बहुत लंबी और संवेदनशील सीमा साझा करता है। और मुझे लगता है शायद इसी भू राजनीतिक बदलाव के बीच ये कोई संयोग नहीं है कि 4 अप्रैल 2026 को राजस्थान के बीकानेर में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने अपने प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस इतनी प्रमुखता से मनाया। देखिए, पूर्वी सीमा पर म्यांमार की हलचल और पश्चिमी सीमा पर प्रोजेक्ट चेतक का काम, सुनने वालों को ये दोनों बातें अलग अलग लग सकती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन रक्षा के नजरिए से ये एक ही रणनीति के दो पहलू हैं। बीकानेर जैसे जो रेतीले और कठिन इलाके हैं, वहां सड़कों का जाल बिछाना केवल आवाजाही के लिए नहीं है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट चेतक का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी मोर्चे पर जो हमारे सशस्त्र बल हैं, उनके लिए तुरंत और निर्बाध रसद आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मतलब जब पड़ोस अस्थिर होता है, चाहे वो पूरब में हो या पश्चिम में, हाँ? तो सीमावर्ती बुनियादी ढांचा सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं रह जाता, वो एक तत्काल रणनीतिक आवश्यकता बन जाता है। समझ रही हूँ, लेकिन बात सिर्फ हमारी जमीनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। स्रोतों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में नई दिल्ली में अनौपचारिक मंत्री समूह, जिसे IGOM भी कहा जाता है, जी IGOM, हाँ, उसकी बैठक हुई है। और इस बैठक का मुख्य एजेंडा पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और भारत पर इसके प्रभाव की समीक्षा करना था। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि इसका असर सिर्फ फाइलों में नहीं दिखा। भारतीय नौसेना ने होर्मुज जलडमरू यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास अपने समुद्री अभियानों को अचानक बहुत तेज कर दिया है। तो इसे ऐसे समझना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण छोक पॉइंट है। अच्छा। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। जब पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता है ना, तो वहां से गुजरने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों पर खतरे का साया मंडराने लगता है। हाँ, ये तो है। तो नौसेना की ये सक्रियता सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को किसी भी बाहरी झटके से बचाने की एक कवायद है। यहीं पर स्रोतों से एक और बड़ी खबर सामने आती है। INS अरिघात का कमीशन होना। ये भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और खबर है कि इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने अपने संयुक्त उद्यम के जरिए भारत को 2000 LMG लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंप दी है। हाँ, नेगेव 7.62। जी। अब यहाँ मैं एक तीखा सवाल उठाना चाहती हूँ। क्या नौसेना का ये अचानक सक्रिय होना, रातों रात पनडुब्बी का कमीशन होना और इजराइल से इन हथियारों की त्वरित डिलीवरी
क्या ये सब पश्चिम एशिया या म्यांमार की घटनाओं का महज एक नी जॉक रिएक्शन है? क्या हम बस डर कर अपनी दीवारें ऊंची कर रहे हैं? देखिए, इसे महज एक रिएक्शन समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। एक परमाणु संचालित पनडुब्बी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप संकट देखकर रातों रात तैयार कर लें। हाँ, ये बात तो है। आईएनएस अरिघात को बनने, उसके परीक्षण और कमीशन होने में सालों का समय लगा है। ये डिटरेंस यानी निवारक क्षमता की एक बहुत लंबी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। डिटरेंस मतलब दुश्मन को हमले से रोकना। बिल्कुल। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो एक SSBN पनडुब्बी का मुख्य काम भारत की न्यूक्लियर ट्राइड को पूरा करना और उसे मजबूत करना है। न्यूक्लियर ट्राइड? हाँ, ट्राइड का मतलब है जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता। अरे वाह! समुद्र की गहराई में छुपी ये पनडुब्बी महीनों तक बिना सतह पर आए रह सकती है। ये किसी भी संभावित दुश्मन को ये स्पष्ट संकेत देती है कि अगर भारत पर कोई पहला वार होता है तो समुद्र की गहराइयों से आने वाला जवाबी हमला इतना विनाशकारी होगा कि उसे झेलना नामुमकिन होगा। तो ये तो हो गई सामरिक सुरक्षा। और जहां तक लाइट मशीन गन की बात है तो ये रणनीति का बिल्कुल दूसरा छोर है ना? बिल्कुल। मतलब एक तरफ हम पनडुब्बी के जरिए महाविनाशक युद्ध टालने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीमाओं पर रोजमर्रा की झड़पों के लिए सैनिकों को तैयार कर रहे हैं। सटीकता से कहा जाए तो यही बात है। नेगेव मशीन गन की रेंज और मारक क्षमता पुरानी राइफलों से कहीं अधिक है। यह सीमाओं पर सैनिकों को वो सामरिक बढ़त देती है जहां दुश्मन को दूर से ही एंगेज किया जा सकता है। समझ गए। तो एक तरफ आप रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और दूसरी तरफ सामरिक सीमाओं को अभेद्य बना रहे हैं। बहुत खूब। अब सीमाओं और समुद्रों की इस सुरक्षा को समझने के बाद अगर हम अगली सबसे बड़ी सीमा की ओर रुख करें, मतलब अंतरिक्ष। हाँ, अंतरिक्ष, जहां भारत केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि नए रास्ते बना रहा है। स्रोतों से पता चलता है कि इसरो ने हाल ही में 2 से 9 अप्रैल 2026 तक लद्दाख के लेह में मिशन मित्रा का आयोजन किया। जी। ये भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए अत्यधिक ठंडी और कठिन परिस्थितियों का सिमुलेशन था। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सीधा सा सवाल आता है। क्या? अंतरिक्ष में तो निर्वात होता है ना, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। पृथ्वी पर मौजूद लेह जैसी जगह, जहाँ सिर्फ बहुत ज्यादा ठंड है और ऊंचाई है, वो अंतरिक्ष के माहौल की सटीक नकल कैसे कर सकती है? यह एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, लेह अंतरिक्ष की भौतिक नकल नहीं करता, बल्कि वह अंतरिक्ष के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दबाव की नकल करता है। अच्छा। इसे एनालॉग रिसर्च कहा जाता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाता है तो असली चुनौती सिर्फ शून्य गुरुत्वाकर्षण की नहीं होती। तो फिर असली चुनौती क्या होती है? सबसे बड़ी चुनौती होती है पूर्ण अलगाव, सीमित संसाधन और एक बंद जगह में लगातार एक टीम के साथ काम करना। आइसोलेशन। बिल्कुल। लेह में 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के निर्णय लेने की क्षमता धीमी पड़ जाती है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। और हाड़ कंपा देने वाली ठंड इंसान के शरीर को उस चरम तनाव की स्थिति में धकेल देती है जहां छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। बाप रे! तो अगर एक क्रू लेह के इस मनोवैज्ञानिक प्रेशर कुकर में साथ मिलकर काम कर सकता है, आपातकालीन निर्णय ले सकता है, तो वे अंतरिक्ष के उस निर्वात में भी टिके रह सकते हैं। वाकई ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब अंतरिक्ष केवल रॉकेट साइंस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। 100%। लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव हो रहा है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL जी, NSIL और निजी कंपनी ध्रुव स्पेस के बीच अंतरिक्ष ग्रेड सोलर पैनल बनाने और वैश्विक बाजार में आपूर्ति करने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। ये समझौता भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यवसायीकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वो कैसे? देखिए, दशकों तक इसरो ने रॉकेट बनाने से लेकर पेज कसने तक का हर काम खुद किया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब इसरो गहरे शोध, सिमुलेशन, जैसे अभी हमने मिशन मित्रा की बात की, और दूरगामी विज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्पेस ग्रेड सोलर पैनल जैसी तकनीक, जिसकी पूरी दुनिया के सैटेलाइट बाजार में भारी मांग है, उसका निर्माण अब निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। तो इससे इसरो का रोल बदल रहा है? हाँ, ये इसरो को एक सरकारी एजेंसी से आगे बढ़ाकर एक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थशास्त्र के सूत्रधार में बदल रहा है। क्या बात है! और तकनीक को लैब से निकालकर बाजार तक पहुंचाने का ये सिलसिला सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं है। जी नहीं। स्रोतों में खबर ये भी है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने
मैसूर के CFTRI में बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बायरैक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका तंत्र भी ना अंतरिक्ष व्यवसायीकरण जैसा ही है। अच्छा। हाँ, हमारे पास बहुत सी प्रयोगशालाएं हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी पर शानदार शोध होता है, लेकिन वो शोध अक्सर रिसर्च पेपर्स में ही दफन हो जाता है। ये तो हमारे सिस्टम की एक बड़ी समस्या रही है। बिल्कुल। तो ये जो बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर है, ये एक पुल की तरह काम करेगा। ये वैज्ञानिकों को वो बुनियादी ढांचा, कानूनी मदद और फंडिंग देगा जिससे वे अपने शोध को एक कमर्शियल प्रोडक्ट में बदल सकें। हाँ, समझ रही हूँ। तकनीक और व्यवसाय के इस गठजोड़ से चर्चा अब स्वाभाविक रूप से उस दिशा में मुड़ती है जिसका असर हम जैसे हर आम व्यक्ति पर पड़ता है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था और डिजिटल गवर्नेंस। जी। यहाँ स्रोतों में कुछ बहुत ही ठोस नीतियां सामने आई हैं। 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत के पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन, यानी जिसमें 20% इथेनॉल मिला हो, उसकी आपूर्ति शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और डिजिटल मोर्चे पर बात करें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक नया आयकर पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें कर साथी नाम का एक AI आधारित असिस्टेंट पेश किया गया है। वहीं निवेश को सुरक्षित करने के लिए सेबी ने सेबी सेतु नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इन सभी कदमों के पीछे का जो कारण है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। सबसे पहले E20 ईंधन की बात करते हैं। सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये केवल पर्यावरण बचाने की एक पहल नहीं है। तो और क्या है? ये आयात प्रतिस्थापन का एक बहुत बड़ा आर्थिक अस्त्र है। जब हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाते हैं, जो कि गन्ने या अन्य कृषि उत्पादों से बनता है, जी, तो इसका सीधा मतलब है कि देश को 20% कम कच्चा तेल विदेशों से खरीदना पड़ेगा। इससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचती है और किसानों के लिए एक नया बाजार तैयार होता है। ये तो सच में पूरी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने वाला कदम है। और ये जो कर साथी या सेबी सेतु जैसे डिजिटल ढांचे हैं, ये किस तरह से काम करते हैं? देखिए, कर साथी AI असिस्टेंट का तंत्र ये है कि ये जटिल कर प्रणाली को आम भाषा में डिकोड करता है। मतलब टैक्स को आसान बनाता है। हाँ, ये ऐसा है जैसे किसी की जेब में अपना खुद का चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो किसी भी वक्त नियमों को समझा सके और गलतियां करने से बचा सके। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। और दूसरी ओर सेबी सेतु ये किसी सख्त हेडमास्टर की तरह नहीं, बल्कि एक डिजिटल टोल बूथ की तरह काम करता है। डिजिटल टोल बूथ मतलब कैसे? आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कई लोग बिना किसी मान्यता के फाइनेंशियल एडवाइस बांट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं, जिससे भोले भाले निवेशकों का पैसा डूबता है। सेबी सेतु ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी व्यक्ति निवेश की सलाह दे रहा है, वो इस प्लेटफॉर्म से गुजरे, अपना सत्यापन कराए। समझ गए। इससे उसके द्वारा दी गई हर सलाह का एक डिजिटल ट्रेल मौजूद रहेगा। ये व्यवस्था छाया में काम करने वाले फर्जी सलाहकारों को सिस्टम से बाहर कर देगी। मुझे लगता है कि ये पारदर्शिता अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर लाई जा रही है। एक और खबर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड ने मिलकर भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड नेचुरल गैस डेरिवेटिव्स पेश किया है। अब जो लोग शेयर बाजार या कमोडिटी बाजार से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए ये नेचुरल गैस डेरिवेटिव्स क्या बला है और ये आम अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? इसे ऐसे समझिए, प्राकृतिक गैस की कीमतें दुनिया भर में भू राजनीतिक तनावों के कारण बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। जैसे अभी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की थी। हाँ, मान लीजिए देश में कोई खाद बनाने वाली कंपनी है या कोई गैस आधारित बिजली का प्लांट है। अगर वैश्विक बाजार में गैस की कीमत अचानक बढ़ जाए तो उनका पूरा व्यवसाय ठप हो सकता है। सही बात है, फिर तो बिजली और खाद भी महंगी हो जाएगी। बिल्कुल, यहीं पर डेरिवेटिव्स काम आते हैं। डेरिवेटिव्स एक वित्तीय उपकरण है जो इन व्यवसायों को भविष्य की एक निश्चित तारीख के लिए आज ही गैस की कीमत लॉक करने की सुविधा देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर कल को वैश्विक बाजार में गैस की कीमत आसमान छूने लगे, तब भी उस कंपनी को गैस उसी पुरानी तय कीमत पर मिलेगी। ये तो बहुत ही शानदार है। तो ये तंत्र बाहरी आर्थिक झटकों को सोख लेता है ताकि उर्वरक या बिजली की कीमतें अचानक आम जनता के लिए ना बढ़ें। मतलब ये तो सच में पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक बहुत बड़ा शॉक एब्जॉर्बर है। जी। और इसी तरह के कुछ शॉक एब्जॉर्बर्स सरकार ने भी अपने और उद्योगों के लिए बनाए हैं। हाँ, स्रोतों के अनुसार रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से राज्य सरकार की उधारी के लिए एक बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रैटेजी, जिसे BIS कहा गया है, उसकी शुरुआत की है। बिल्कुल।
साथ ही कपड़ा मंत्रालय ने निर्यातकों को समर्थन देने के लिए ROSCTL योजना को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। ये दोनों शब्द थोड़े तकनीकी लगते हैं। तकनीकी जरूर है, लेकिन इनका जमीनी असर बहुत गहरा है। कैसे? RBI की जो BIS है, उसका मुख्य काम राज्य सरकारों के कर्ज लेने के तरीके को व्यवस्थित करना है। आमतौर पर राज्य सरकारें बाजार से पैसा उठाने के लिए जो बॉन्ड जारी करती हैं, वे अलग अलग आकार के होते हैं, जिससे बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है और राज्यों को अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। बिल्कुल। BIS के तहत RBI इन छोटे छोटे बॉन्ड्स को एक बड़े बेंचमार्क आकार में जोड़ेगा। तो इससे ब्याज कम होगा? हाँ, निवेशकों के लिए इन्हें खरीदना और बेचना आसान हो जाएगा, जिससे राज्य सरकारों की ब्याज लागत कम होगी और ये बचा हुआ पैसा राज्य के विकास कार्यों में इस्तेमाल हो सकेगा। और ये कपड़ा मंत्रालय वाली योजना? ROCTL ये कपड़ा निर्यातकों के लिए एक ढाल है। जब कोई भारतीय कपड़ा निर्माता अपना माल विदेश भेजता है, तो उसके उत्पादन की लागत में कई तरह के छुपे हुए स्थानीय कर शामिल होते हैं। अच्छा। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपड़ा महंगा हो जाता है और हम बांग्लादेश या वियतनाम जैसे देशों से पिछड़ जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो इस योजना के तहत सरकार इन सभी छिपे हुए करों को निर्यातकों को वापस कर देती है, रीबेट दे देती है। बिल्कुल। इससे वैश्विक मांग में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय कपड़ा निर्यात प्रतिस्पर्धी बना रहता है और लाखों मजदूरों की नौकरियां बची रहती हैं। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे ये नीतियां असल में अर्थव्यवस्था के झटके सहने की क्षमता को बढ़ा रही हैं। जी। लेकिन इन सब डिजिटल अपग्रेड्स, आर्थिक नीतियों और रक्षा प्रणालियों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व मौजूद है। मानव समाज। बिल्कुल। तकनीक तो अपग्रेड हो रही है, लेकिन क्या हमारा समाज और हमारी नैतिकता भी उसी गति से आगे बढ़ रही है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। और यहीं पर वो खबर आती है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। हाँ, डोपिंग वाली रिपोर्ट। जी, लेकिन उससे पहले एक और खबर है। हाँ। चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी ECI नेट प्लेटफॉर्म पर एक नो योर कैंडिडेट्स या KYC फीचर की शुरुआत की है। जी। इस तंत्र के जरिए कोई भी मतदाता चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का आपराधिक और वित्तीय रिकॉर्ड सीधे अपने फोन पर देख सकता है। देखिए, चुनाव आयोग का ये KYC फीचर मतदान के पीछे के मनोविज्ञान को बदलने का एक प्रयास है। कैसे? ये जानकारी को फाइलों से निकालकर सीधे मतदाता के हाथ में रख रहा है। जब जानकारी छिपी रहती है तो लोग अक्सर भावनाओं के आधार पर वोट देते हैं। हाँ, ये तो हम अक्सर देखते हैं। लेकिन जब तथ्य यानी डेटा सामने होता है तो ये उम्मीद की जाती है कि मतदाता एक अधिक तार्किक निर्णय लेंगे। ये लोकतंत्र में पारदर्शिता लाने का एक बहुत मजबूत डिजिटल टूल है। लेकिन समाज का मनोविज्ञान केवल डेटा से नहीं चलता ना, उसकी एक सांस्कृतिक और नैतिक परत भी होती है। बिल्कुल होती है। हमने देखा कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, जो वैश्विक व्यापार में हमारे नाविकों का सम्मान करता है। जी। और कला के क्षेत्र में राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण 167 करोड़ में बिकी। लेकिन इन सांस्कृतिक ऊंचाइयों के बिल्कुल विपरीत खेल जगत से 2 बेहद चौंकाने वाली खबरें आई हैं। हाँ, और ये दोनों खबरें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का सफलतापूर्वक समापन हुआ है। इसका तंत्र यह है कि ये देश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों से उस कच्ची और जमीनी खेल प्रतिभा को खोज कर लाता है जिसे शायद कभी मंच नहीं मिल पाता। तो मतलब जमीनी स्तर पर हमारे पास असली टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और दूसरी खबर वो उस रिपोर्ट से आती है जिसने पूरे खेल जगत को हिलाकर रख दिया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट बताती है कि ट्रैक और फील्ड एथलीटों के बीच डोपिंग के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। जी। अब मुझे ये समझना है कि जब हमारे पास ट्राइबल गेम्स से आने वाला इतना शुद्ध टैलेंट मौजूद है, तो पेशेवर स्तर पर डोपिंग में नंबर 1 होना ये क्या दर्शाता है? ये एक बहुत ही गंभीर प्रणालीगत विफलता को दर्शाता है। मतलब सिस्टम का फेल होना। इसे आप खेल की दुनिया का एक अंधकार में सत्य मान सकते हैं। जब कच्ची प्रतिभाएं पेशेवर स्तर पे पहुंचती हैं तो उनके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे कोच, प्रायोजक। हाँ, कोच, खेल प्रशासन, स्पॉन्सर्स। जीतने का दबाव इतना अधिक होता है और कई बार सरकारी नौकरी या पैसे का लालच इतना बड़ा होता है कि एथलीट शॉर्टकट अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं, या उन्हें शायद इसकी ओर धकेला जाता है। बिल्कुल सही कहा। ये केवल एक एथलीट के नैतिक पतन की कहानी नहीं है, ये उस पूरे खेल प्रशासन ढांचे पर सवालिया निशान लगाता है जो एथलीटों को सही रास्ता दिखाने में विफल रहा है। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। देखिए,
हम कर साथी के जरिए टैक्स में पारदर्शिता ला सकते हैं, चुनाव आयोग के केवाईसी से उम्मीदवारों का पर्दाफाश कर सकते हैं। हाँ। लेकिन मानव स्वभाव की इस बेईमानी को एक एल्गोरिदम से कैसे ठीक किया जाए, ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। तो अगर हम आज के इन सभी स्रोतों और खबरों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। जी। आज हमने देखा कि देश एक सिस्टम अपग्रेड के बीच में है। म्यांमार से लेकर पश्चिम एशिया तक भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, जिसके जवाब में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सड़कें और INS आर्यघात एक मजबूत रक्षा दीवार खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। और अंतरिक्ष में मिशन मित्रा के जरिए इंसान शून्य के दबाव को सहने की तैयारी कर रहा है। हाँ, और अर्थव्यवस्था में E20 ईंधन कार्बन को कम कर रहा है और कर्ज साथी और सेबी सेतु जैसे डिजिटल टूल आर्थिक प्रणाली को पारदर्शी बना रहे हैं। लेकिन इन सब तकनीकी और आर्थिक छलांगों के बीच सबसे बड़ा जो पेंच फंसता है वो इंसान की अपनी नैतिकता पर आकर रुक जाता है। बिल्कुल। जहां कला और संस्कृति का तो हम भारी मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन खेल के मैदान में पदकों की भूख ने हमारी नैतिकता को दुनिया के सबसे निचले स्तर पर ला खड़ा किया है। सही कहा। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर वो खुद गहराई से सोच सके। आज हमने देखा कि तकनीक हर जगह घुसपैठ कर चुकी है। AI टैक्स संभाल रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनावी जानकारी दे रहे हैं। जी। तकनीक ने इंसानी गलतियों को पकड़ने के लिए हर जगह सेंसर लगा दिए। लेकिन खेल में जो डोपिंग का ये गहरा नैतिक संकट है, उसे देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या भविष्य में तकनीक और AI इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि वे किसी एथलीट के ट्रैक पर उतरने से पहले ही उसके ऐतिहासिक जैविक डेटा, नींद के पैटर्न और तनाव के स्तर का विश्लेषण करके धोखाधड़ी की भविष्यवाणी कर लेंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में मशीनें इंसानी बेईमानी को अपराध होने से पहले ही पकड़ लेंगी? या फिर मानव स्वभाव इतना जटिल है कि वह हर नए डिजिटल टोल बूथ और हर नए AI को चकमा देने का कोई ना कोई नया रास्ता हमेशा ढूंढ ही लेगा? बिल्कुल। नैतिकता और तकनीक की ये रेस आखिरकार हमें कहाँ ले जाएगी? क्या अंत में जीत सिस्टम की होगी या उसे चकमा देने वाले मानव स्वभाव की? कोई भी इस सवाल को अपने जहन में रखकर सोच सकता है। वाकई ये एक गहरा विचार है। तो इसी विचार के साथ हम स्रोतों के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।